चलिए, तो आज बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन था, ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आज आ गया और इंतजार खत्म हुआ। निफ्टी पहली बार आज 20,000 के पार गया। सेंसेक्स से ऐसे में 528 अंक ऊपर जाता दिखा, जो 67,127 पर पहुंचा, तो 176 अंक चढ़कर निफ्टी भी 19,996 पर बंद हुआ, लेकिन उसने 20,000 का आंकड़ा जरूर पार किया। इसके अलावा आज जहां तेजी थी वो थे बैंकिंग, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगातार तेजी और नया रिकॉर्ड, नया शिखर लगातार जारी है। तो निफ्टी के लाइफ हाई के सफर को किन सेक्टर्स ने सहारा दिया, किसने उनको वहां पहुंचाया, निफ्टी को किन सेक्टर्स ने कमाल किया, ये सारी बातचीत बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, शानदार रहा निफ्टी का ये सफर, लेकिन इसमें कौन कौन बना उसका हम सफर? तो एक ऐतिहासिक दिन जबकि निफ्टी ने 20,000 का माइलस्टोन अचीव किया है और बढ़िया तेजी हाल में अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स में आई, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी रही और उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे हैं कि आज ये माइलस्टोन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह का यहां पर मूव रहा। करीब 20 जुलाई जो पुराना ऑल टाइम हाई था 21 जुलाई का, उसके बाद अब इंडिसेस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 36 सत्र लगे इंडेक्स को अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स को अचीव करने में। पिछला रिकॉर्ड 19,991.85 और उसके बाद आज ये नया 20,000 का माइलस्टोन अचीव हुआ। 36 सत्रों के अंदर ये माइलस्टोन इंडेक्स ने अचीव किया है। लेकिन इस माइलस्टोन की जो पूरी स्टोरी है, अगर आप पुराने आंकड़ों से देखेंगे तो इस तरह दिखाई पड़ेगी। 2007 में 5,000 का आंकड़ा अचीव किया, 2017 यानी कि 10 साल बाद निफ्टी ने करीब 10,000 का आंकड़ा पार किया। उससे महज करीब 4 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 15,000 का आंकड़ा और उससे महज 2 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 20,000 का आंकड़ा। तो पहले रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी इंडिसेस की। इस पूरी तेजी में अलग अलग सेक्टर्स का प्रदर्शन, लेकिन उससे पहले मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे 12% की तेजी रही मिड कैप में और 13% की तेजी रही स्मॉल कैप में, जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडेक्स वाइज सबसे ज्यादा रिटर्न दिया पीएसयू इंडेक्स ने 15% की शानदार तेजी, रियल्टी 11%, मेटल 10%, तो एक बढ़िया तेजी महज कुछ समय में ही 36 सत्रों में ही स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी है। आईटी 9%, फार्मा 7%, पीएसयू बैंक 5% के आसपास तेजी यहां रही। इनफैक्ट ऑटो ऐसे स्टॉक जो कि करीब 4% का रिटर्न देखे गए और फार्मा भी रफली 5% के आसपास की तेजी के साथ कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस रही बैंक से और एफएमसीजी, जो कि नेगेटिव के साथ रिटर्न इस पूरी तेजी में देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी देखें तो पीएसयू का बोलबाला, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन दोनों में करीब 20 से लेकर 25% रिटर्न। सिप्ला और अदानी पोर्ट दो और ऐसे नाम जो कि 18% तक चले। लाइकवाइज एचसीएल टेक, एलएनटी, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि 12 से लेकर 15% तक का पॉजिटिव रिटर्न देकर गए। ब्रॉडर मार्केट्स में तो शानदार तेजी रही, जिसमें आईआरएफसी 150%, एमएमटीसी 100%, बीएससी 90%, कोचिन शिपयार्ड 80% की तेजी यहां देखने को मिली। इनफैक्ट आरईसी, अदानी पावर, बीईएमएल, आईबी हाउसिंग, कुछ और ऐसे नाम जो कि 55 से लेकर 70% तक चलते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में जोरदार तेजी रही, लेकिन इंडेक्स में भी एक शानदार प्रदर्शन और आज ये ऐतिहासिक दिन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। राइट, तो बाजार टॉप पर है। आगे यहां से बाजार का आउटलुक कैसा रहेगा, इस पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। तो अनुज जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई कि बाजार 20,000 के पार। आज बाजार के लिए बड़ा चीयरिंग दिन है, तो तमाम हमारे बाजार के जो लीडर्स हैं उनके लिए भी। लेकिन यहां तक तो पहुंच गए, यहां के आगे का रास्ता कैसा रहेगा, क्या आउटलुक है बाजार के लिए? मार्केट के लिए आज एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन और आज निफ्टी ने पहली बार 20,000 हिट किया। ना सिर्फ हमने 20,000 हिट किया, बल्कि उसको सस्टेन किया। इनफैक्ट जो मार्केट की क्लोजिंग थी, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई होती तो आज की क्लोज भी 20,000 के ऊपर होती। एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट बंद हुआ 176 पॉइंट के गेन के साथ। बैंक निफ्टी आज पूरा 1% ऊपर 400 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स के साथ 45,500 के ऊपर बंद होता हुआ। और मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी, करीब 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। वैसे तो खैर इस रेस के कई घोड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज भागे उनमें बैंकिंग शेयर्स थे। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेश मूव दिखाया। एचडीएफसी बैंक और कोटक यहां पर भी शानदार मूव्स रहे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में शानदार तेजी थी आज। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 2 गेनर्स थे। अदानी पोर्ट्स खासतौर से 7% के गेंस के साथ, अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में बहुत शानदार तेजी, जिसको लीड किया था मारुति सुजुकी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाकर, और उसका साथ दिया हीरो मोटोकॉर्प और बाकी के स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स ने भी।
उसके अलावा बाकी के कंजम्पशन नेम, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, टाटा कंज्यूमर हो, यहाँ पर भी आपको आज शानदार तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अच्छा ही रहा। इवन आईटी स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में आज तेजी थी। नीचे गिरने वाले शेयरों में कुछ खास लिस्ट थी नहीं, सिर्फ एक कोल इंडिया जो करीब करीब 1% नीचे था। बात जहां तक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शामिल हैं स्टॉक्स उनकी, उसमें अगेन अदानी ग्रुप स्टॉक्स का जलवा था, लेकिन उसके अलावा वोडाफोन आइडिया 7% ऊपर था। पीएसयू बैंकों में तेज रैली थी। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सभी स्टॉक्स डे हाई पर जाकर बंद हुए और शानदार गेंस के साथ 6% तक के गेंस आपको देखने को मिले कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में। फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी आज, ग्लेनमार्क फार्मा, उसके अलावा आप बाकी के फार्मा स्टॉक्स देख लीजिए जहां पर अच्छी खासी तेजी हुई। औरोबिंदो फार्मा ऊपर था, डॉक्टर लाल में शुरू सुबह से तेजी बनी हुई थी। अब मार्केट में यहां से क्या करना है, देखिए एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए, ये मैं लगातार कह रहा हूं, और मुझे लगता नहीं कि आपको एग्जिट के बारे में सोचना भी चाहिए 20,500 से पहले। बीच बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें वो अलग बात है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके री एंट्री कर लें वो अलग बात है, वो ट्रेडर समझते हैं। लेकिन एक अगर आप पोजिशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है अभी भी एक 400-500 पॉइंट की रैली बाकी है मार्केट में, जिसको बैंक निफ्टी शायद लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट का फासला है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि अभी तो यहां से तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में और निफ्टी में बाकी है। मैं एक चीज जोड़ूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में अब थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो कैश रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये गिरेंगे, चलेंगे ये भी, लेकिन ये पीक आउट कब करेंगे ये कहना टफ होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में अब आप अगर बहुत पैसा बनाए तो थोड़ा पैसा यहां से लेकर अब आप लार्ज कैप में रखना चाहें या कैश में रखना चाहें, ये काम आप कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्स टेक। और अब बाजार के बाद बात करेंगे G20 की। G20 समिट खत्म होने के बाद आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के स्टेट विजिट पर हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब बेहद अहम है और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ रहा है। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सूरज ढलने के बाद भी सोलर पावर मिलती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने सऊदी अरब के साथ एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ा करार किया है। इसके तहत सऊदी अरब के साथ समुद्र के नीचे से पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सऊदी अरब के साथ जो एमओयू साइन किया गया है, किस तरीके से उसका फायदा भारत को मिलेगा? सऊदी अरब के साथ जो करार हुआ है यह खास तौर से पावर सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। बिजली की किल्लत नहीं हो सकेगी और सोलर पावर से खास तौर से ज्यादा बिजली निर्बाध गति से हमको मिलती रहेगी, ये सुनिश्चित किया गया है। और इस करार के तहत दरअसल भारत और सऊदी अरब के बीच में ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट किया जाएगा और इस कनेक्ट करने के लिए समुद्र के नीचे से हाई पावर डीसी केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जब हम सोलर पावर से बिजली पैदा कर रहे होंगे तो जब भारत में सूरज ढल चुका रहेगा तो सऊदी अरब के सोलर पावर प्लांट से बिजली हमको मिलता रहेगा, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब में सूरज ढला नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब सऊदी अरब में सूरज ढल चुका रहेगा तो उस वक्त भारत के सोलर पावर प्लांट से हम बिजली यहां से सऊदी अरब भेज सकेंगे और ये इस ट्रांसमिशन लाइन की खासियत होगी। इतना ही नहीं, अभी हम पावर प्लांट के लिए पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए ऑयल और गैस को इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरब के रास्ते या सऊदी अरब से, तो अब हमें ऑयल और गैस को इंपोर्ट करने के बजाय वहीं बिजली बना लेंगे और उस बिजली को हम सीधे इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भारत में ला सकेंगे। इस ट्रांसमिशन लाइन की दूसरी एक खासियत होगी। यही वजह है कि जो एमओयू 10 पर साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में, इसमें पावर ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड ट्रांसमिशन, पावर स्टोरेज, इन सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना, ये सारी चीजें इस एमओयू में शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। इधर भारतीय कंपनियां जल्दी खुद को सीधे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर फिर से लिस्ट करा सकेंगी। आज इंडिया यूके इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग में यूके के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने इसका ऐलान किया। We are particularly pleased to have made a big step forward with the first confirmation by India
that it will explore the London Stock Exchange as an international destination for the direct listing of Indian companies. And alongside that, there is a new pensions and insurance partnership, the establishment of knowledge and expertise sharing, and of course, the new UK infrastructure financing bridge and a deepened partnership on the development of Gift City. तो ये थी G20 की बात। इधर G20 के दौरान कूटनीतिक चर्चा के अलावा कला और संस्कृति पर भी ध्यान था। यहाँ G20 देशों की संस्कृति को दिखाती ग्लोबल प्रदर्शनी लगी थी। भारत की प्राचीन पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेकर चीन के बर्तन और जापान की पोशाकें इस प्रदर्शनी में सभी देशों ने अपनी अपनी बेहतरीन चीजों का प्रदर्शन किया। G20 समिट एक तरफ जहां दुनिया को दिशा देने का एक समिट था, दुनिया के लीडर्स यहां थे, वहीं एक तरफ से एक वर्ल्ड म्यूजियम भी यहां बनाया गया था भारत मंडपम में। और इसकी एक छवि आज हम यहां पे देख सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का ये स्टैचू है और ये इजिप्ट से आया हुआ है। तूतनखामन का एक चेयर है जो बहुत फेमस है। हम पूछते हैं चारू मैम से, मैम ये बताइए कि ये बहुत सारी जो चीजें यहाँ लाई गई हैं, क्या ये सोर्स की गई हैं उन कंट्रीज से जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ थे, और क्या ये ओरिजिनल है या रेप्लिका है? सर, सो एक तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि काफी लंबा प्रोसेस रहा है, जहां पे हम लोगों ने कंट्रीज से बात करी। फरवरी में सर एक मीटिंग हुई थी श्री अमिताभ कांत जी से, जो शर्पा हैं G20 के। उन्होंने सब एम्बेसडर्स को इनवाइट करा, उन्हें बताया कि हम ऐसा एक एग्जीबिशन करना चाहते हैं, और वहां पर हमारी बात शुरू हुई। तो जितने आप सबमिशन सर देख रहे हैं, ये सब कंट्रीज ने ही हमें भेजे हैं। काफी लंबा प्रोसेस रहा है, लोन एग्रीमेंट साइन हुए हैं, सो वो सब कंट्रीज की तरफ से। बहुत फेमस है तूतनखामन, जो इजिप्ट का आपने सुना होगा उसके बारे में। तो ये उसका एक चेयर और उनकी ये जो रेप्लिका है, ये मूर्ति आपने हर जगह देखी होगी। यहाँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैम, थोड़ा बताएंगे? सर, सो ये तूतनखामन जो हम सोचते हैं, जब हम इजिप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तूतनखामन ही आते हैं, क्योंकि बचपन से बुक्स में ही पढ़ा है कि हाँ एक इजिप्ट के बड़े फेमस राजा थे। तो सर, जब उनका टूम एक्सकवेट हुआ था तो ये सब चीजें उनकी टूम से मिली थी, क्योंकि इजिप्शियंस मानते हैं कि मरने के बाद भी वो चीजें आपके काम में आए जब आप अगले उसमें लाइफ में जाएं। तो ये सब चीजें हमें उनके टूम से मिली थी। तो ये सर रेप्लिका है जो इजिप्ट ने हमें भेजा है, बिकॉज ऑफकोर्स ओरिजिनल कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। सो रेप्लिका है लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है सर। ये मॉरिशस से आया है। जी सर। मॉरिशस का रेवन सर। ओके, ये एक वाद्य यंत्र लग रहा है इनका। जी सर, ये मॉरिशस का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सर, जो वहाँ पर एक उनका जॉनरा होता है सेगा करके। सबसे खास बात सर इसकी है कि इसको थोड़ा सा गर्म करना होता है ताकि वो एक्चुअल साउंड आए जो उन्हें चाहिए होती है। एंड उसके अलावा सर उन लोगों का कहना है कि इससे सब एक कम्युनिटी में रहते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर है तो बचाएगा, गरीब है तो नहीं बचाएगा, सब एक साथ मिलके आते हैं। हर चीज का कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ दिख रहा है। और नीदरलैंड पे अब आ जाते हैं। ये क्या चीज है? ये बहुत जिग-जैग चेयर लग रही है। ये चेयर है? जी, ये चेयर है सर। एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे सर नेदरलैंड्स के, तो एक आर्ट मूवमेंट हुआ तो उन्होंने ये चेयर उसमें बनाई थी। तो उनकी खुद की मान्यता ये थी कि जो भी आर्किटेक्चर है उसको सिंपल बनाओ, सिंपलिस्टिक लाइंस वगैरह के साथ। तो हम वही यहाँ पर देखते हैं सर। और भारत की तरफ से दिया गया है अष्टाध्यायी। पाणिनि जो बहुत ही व्याकरण के गुरु थे, उनकी एक जो सूत्र है उनको यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी काफी पुराना है। इसके बारे में बताएंगे मैम, भारत ने जो शोकेस किया है, क्या हम बताना चाहते हैं व्याकरण के बारे में या भाषा के बारे में? इंडिया की जो नॉलेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले में है। एग्जैक्टली सर, जो आपने चीज कही कि हम वही दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों के 5th-6th सेंचुरी ओरिजिनल सर इसका टाइम है जब ये लिखा गया था। एंड ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है सर, ये भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड है। एंड हम लोग एग्जैक्टली यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग को कितने पहले से सारा नॉलेज रहा है ग्रामर का, इन सब चीजों का। तो G20 के जितने देश हैं उन सभी ने अपनी अपनी जो बेस्ट चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। और जब G20 के नेता यहाँ पे आए थे तो इन सभी चीजों को उन्होंने देखा था, और किस तरह से कल्चर कोऑपरेशन किया जा सके उसकी एक छाप यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो G20 में कैसे बजा भारत का डंका और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र कैसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर बहस और चर्चा करने जा रहे हैं। आज शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। सिर्फ CNBC आवाज पर G20 का मंच और भारत का पावर पंच। तो वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले जैसा कि हमने शुरू में बताया, बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन है। निफ्टी 20,000 के पार जा चुका है और NSE में भी आज पार्टी हुई। देखिए जश्न की तस्वीरें।
आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। राजधानी में इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन रहने वाला है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, आसपास के राज्यों से भी पटाखों पर बैन लगाने की अपील की गई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जितना जरूरी त्योहार है उतना ही जरूरी पर्यावरण भी। क्रेड के सीईओ ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में 90% नौकरियां एआई की वजह से चली जाएंगी। क्या है ऐसे बयानों की सच्चाई और क्या वाकई नौकरी पर खतरा बनता जा रहा है एआई? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। एआई का जमाना, नौकरी बचाना।